ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? देखिए ये जो क्लास है ये एपीपीएससी सीई की क्लास है। अभी इसको हमने पब्लिक कर रखा है क्योंकि ये एक वीक हम डेमो क्लास चलाते हैं। तो एपीपीएससी क्लास का ये फर्स्ट वीक है, तो ये क्लास हमारी एज ए डेमो क्लास भी जाएगी ताकि बाकी स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं करा है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाना है, किस तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यूडीसी वाले स्टूडेंट्स जैसे तोकोनान जी हैं, अगर आप लोग एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को अटेंड कीजिए। अदरवाइज आपकी जो जीके की क्लास है उसमें अभी पॉलिटी चल रहा है, वो अलग है। वो क्लास का टाइमिंग 5 PM है। हो सकता है अभी आज वो क्लास में ना ले पाऊँ, 5 PM पे मुझे कहीं जाना है। ठीक है, बाकी आपकी क्लास का टाइम 5 PM होगा। तो ये डेमो क्लास है एपीपीएससी सीई के लिए। ठीक है जी। तो देखिए लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो हमने एक कंप्लीट कर लिया था एक टॉपिक जिसका नाम था यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में हमने ओवरऑल पूरे स्पेस की बात करी, स्टार की बात करी, मून की बात करी, सन की बात करी, ऑन ऑल दो थिंग्स वो हमने डिस्कस किया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है द अर्थ। यानी अब हम थोड़ा सा उसको कंस्ट्रेन करेंगे, जहां हम पहले पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा उस कंसाइज होके हम अपने अर्थ की बात करेंगे। ठीक है, तो कई लोगों का जैसे किसी का डाउट था कि सर वो 23.5 डिग्री टिल्ट क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपका इस चैप्टर में आ जाएगी। मैंने कहा था आने वाले टॉपिक्स में वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन ये है, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, आकाश गंगा भी कहते हैं, इसके सबसे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? आंसर दीजिए। ये किसी एग्जाम में भी आ चुका है, पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट क्लास किस किस का है वो भी बताइए, आज फर्स्ट क्लास किस किस का है? तो सुशी जी वेलकम टू द क्लास। देखिए जिस जिसका फर्स्ट क्लास है, इलू जी का फर्स्ट क्लास है। हाँ तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एक टॉपिक 3 लेक्चर में ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके कोर्स में अपलोडेड है। ऐप में जो आपका जीके वाला कोर्स है, एपीपीसीएस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आपके कोर्स में 3 लेक्चर्स जो अभी तक हुए हैं वो अपलोडेड हैं। आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई डाउट होने से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी के पास मेरा नंबर ना हो तो नंबर लिख लीजिए 9990784642। ठीक है, 9990784642। तो सर ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी आस्किंग एनी डाउट। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ इसका आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज सर एंड्रोमेडा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज योर एंड्रोमेडा। बहुत बढ़िया सर। तो सर अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ हमारी कैसी है सर? ऐसी है जैसे मैं अगर बिल्कुल बेसिक सा सवाल आपसे पूछूं अर्थ के बारे में जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो आप क्या आंसर दोगे? अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है आपने सब बताओ। शेप ऑफ द अर्थ, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो आप क्या आंसर दोगे? ये सब मुझसे पढ़े हुए लोग लग रहे हैं मुझे।
ओके, अच्छी बात है, आप लोग बहुत ही मैच्योर आंसर दे रहे हैं। इट्स गुड टू लिसन द मैच्योर आंसर। बाकी जैसे अगर मैं बात करूं, बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ की शेप क्या है, ओवल शेप, इस तरह से सुनते आते थे। बट अब हम थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो ओवल वर्ड इतना नहीं जमता है। अब हम थोड़े से और एडवांस वर्ड बढ़ेंगे, जिसे कहते हैं ऑब्लेट स्पेरॉइड। सर, व्हाट डज इट मीन टू बी अ ऑब्लेट स्पेरॉइड? इसका मतलब क्या सर? ऑब्लेट स्पेरॉइड क्या चीज है? सॉरी, ऑब्लेट स्पेरॉइड का सर क्या मतलब है? तो ऐसा सीन होता है कि जैसे मान लो एक सर्कल है, अर्थ शेप की अर्थ अगर आप फील करना चाहो तो ऐसे फील कर सकते हो कि मान लो एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल था, उस सर्कल में कोई मान लो कोई हैवी आदमी आया, उसने अपना पैर रख दिया। ये मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल कैसी होती, गोल होती है, लेकिन कोई हैवी आदमी आया, उसने अपना पैर रख दिया, तो फुटबॉल आप नोटिस करोगे क्या होगी, थोड़ा सा डिफ्लेट होगी, पिचकने लगेगी। यस और नो? फुटबॉल क्या होगी सर? थोड़ी सी पिचकेगी। पिचकने से क्या होगा सर? फुटबॉल के साथ सीन ऐसा होगा कि ये ऐसी कुछ हो जाएगी, जो यहाँ पे ऐसे कर्व शेप था थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर, जो बिल्कुल मीडियम लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टली जो अर्थ को हाफ दो हाफ में डिवाइड करती है, वो कहलाती है इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पे अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा ये पोर्शन आपको निकला हुआ निकले मिलेगा, इसको हम कहते हैं बल्जिंग, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पे आप शेप ऑफ द अर्थ को फील करो तो यू विल फाइंड बल्जिंग एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या देखने को मिलेगा? बल्जिंग, मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट उभर के बाहर निकल रहा है। बल्ज मतलब कुछ उभरा हुआ, ठीक है। और ये यहाँ पर और यहाँ पर ये कहलाते हैं पोल्स। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, आगे सब पढ़ेंगे। तो पोल्स पे अगर आप देखोगे तो फ्लैट अर्थ दिखती है, ठीक है, फ्लैट एट पोल्स। तो पोल्स पे फ्लैट है, इक्वेटर पे बल्जिंग है। तो ये खासियत किसकी होती है? ये खासियत होती है सर ऑब्लेट स्पेरॉइड। वैसे तो हम स्पेयर कह सकते थे, 3D में है ना, तो स्पेयर कह सकते थे, लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा पिचका हुआ है, फ्लैटनेस आ गई पोल्स पे, इक्वेटर पे आ गई बल्जिंग, तो इसको हमने एक जनरल नाम दे दिया ऑब्लेट स्पेरॉइड। लेकिन ये क्या सर, हमारे पास दुनिया में हमारे पास इकलौती एक ही अर्थ है, इसको भी हम किसी स्पेसिफिक शेप में फिट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसी शेप नहीं है, जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इसमें किसी में भी सर ये अर्थ की शेप फिट ही नहीं हो रही है। तो क्या करा जाए सर जी? तो हम क्या करते हैं, अर्थ की जो शेप है उसको एक स्टैंडर्ड शेप बना देते हैं। मान लो ये अर्थ की शेप है ना, इस शेप को एक स्टैंडर्ड शेप बना देते हैं और इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो इस शेप का ही नाम हमने क्या रख दिया है? जियोइड, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड शेप है जियोइड, जो एग्जैक्टली exactly किस शेप में है? अर्थ की शेप में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो तब से हम कहने लगे कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है सर? जियोइड। तो ये दोनों नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है। अगर वो शेप ऑफ द अर्थ पूछे तो ऑब्लेट स्पेरॉइड वर्ड भी यूज कर सकता है, और आपका जियोइड वर्ड भी यूज करता है, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। तो शेप ऑफ द अर्थ वाली बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी, किसी को डाउट है?
सुष्मी दीपी, इलू बोले, आप लोग बताइए। इंग्लिश राइटिंग का 2 दिन से ऑफ चल रहा है क्लास। आपका सर की तबीयत नहीं ठीक है ना? देखो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक, तो क्लाइमेटोलॉजी तो फिर सीक्वेंस में बिगड़ जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी में अलग से करा दूंगा आदि, ठीक है। वैसे तो ये कीर्ति मैम आपको पढ़ाएंगी क्लाइमेटोलॉजी, उनका वीडियो मैं आपको दिलवा दूंगा। क्लाइमेटोलॉजी उन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ाया है, तो उसका वीडियो मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। देख लेना, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। चलो जी, तो ये सर बात हो गई अर्थ के शेप की। अब अर्थ का इंटीरियर किसका बना होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। इस चीज को आगे भी हम इलेबोरेट करेंगे। जैसे अभी तो फिलहाल हम कितना मान के चलते हैं, एक जो चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। ये मान लो ये पेड़ लगा है, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है जहां आप रह रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये है आपका एटमॉस्फेयर। तो ये तो भैया अलग ही पार्ट है, ये अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी जो हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपका जिस पे खड़े हो, ये है आपका क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर एक लेयर आपको मिलेगी, उसका नाम है मेंटल। और उसके भी अंदर एक लेयर मिलेगी, उसका नाम है कोर, ठीक है। बिल्कुल अंदर आपको कोर मिलेगा, फिर ये आपको मेंटल है, फिर ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ध्यान से देख लीजिए इसको, क्रस्ट एंड योर मेंटल एंड योर कोर, 3 लेयर्स होती हैं। इनको आगे हम और इलेबोरेट करेंगे आगे चल के। चलो जी, अगला जो टॉपिक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। गुड इवनिंग ओरी जी। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड समझते हैं कि ये पर्पस क्या है। देखो, इनका पर्पस ये है कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले समझते हैं। ये मान लो पीस ऑफ पेपर है, ये कोई रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है। ये कोई प्लेग्राउंड है। अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो ये रेक्टेंगल है, आप इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहते हो। देखो एड्रेस में तो आप कह सकते हो कि भैया पोस्ट ऑफिस बॉक्स दिस, फिर आपका नियर दिस, दैट दिस, बट वो एग्जैक्ट लोकेशन एक पॉइंट की नहीं बता पाएगा। जो एड्रेस हम लोग यूज कर सकते हैं वो आपको मैक्स टू मैक्स इस प्लेग्राउंड तक तो ला सकता है, लेकिन इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए अलग अलग एड्रेस नहीं होगा। ज्योग्राफी में हमें चाहिए एक स्पेसिफिक पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस, उसको सर कैसे निकालें? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथ्स में एक टॉपिक होता है, उन्होंने एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा एक रेफरेंस लाइन लो, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन ये बनाओ, एक रेफरेंस लाइन ये बनाओ, कहीं भी बना सकते हो रेफरेंस लाइन। या मान लो एक ऐसी रेफरेंस लाइन के नाम पे एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए हमने इस प्लेग्राउंड के बीच से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी,
अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाओ। इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन है मिडल वाली रेफरेंस, इसके पैरेलल में वर्टिकल लाइंस क्या करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, इसके पैरेलल में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते जाओ। मान के चलेंगे ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, ये नहीं कि सर ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लग रही है, मान लेंगे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं ड्राइंग पे, हंसने वालों पे पेनल्टी लगती है यहाँ, ठीक है जी। ऑल राइट सर, ओ माय गॉड व्हाट इज दैट, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि सर हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हर एक वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन एक यूनिक पॉइंट दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लो, कोई भी वर्टिकल लाइन उठा लो, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली, ये वर्टिकल लाइन उठा ली, तो ये हमेशा किस क्या एक ही पॉइंट पे तो मिलेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यूज हुआ एक यूनिक पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए। तो किसी भी पॉइंट की अगर यूनिक लोकेशन चाहिए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन दो, तो वो इंटरसेक्शन क्या बताएगा, उस पॉइंट की यूनिक लोकेशन। अगर मुझे इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो क्या मैं बता सकता हूं कि भैया इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मान लो 1 2 3 4 यूनिट्स चल के आ जाओ, 4 यूनिट्स, डायरेक्शन दे दो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्या हम कह नहीं सकते कि 4 यूनिट्स चल के आ जाओ सर वेस्ट में, और इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 2 3 3 यूनिट्स चल के आ जाओ नॉर्थ में? यस और नो? तो 4 यूनिट्स चलो आप वेस्ट में, 3 यूनिट्स चलो नॉर्थ में, तो दैट इज द यूनिक लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। तो इस तरह से क्या हम हर पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। तो पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पर्पस समझो कि किसी भी पॉइंट की अगर हमें यूनिक लोकेशन चाहिए तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से क्या हम वो निकाल सकते हैं कि नहीं? इस बात से आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कि हर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन एक यूनिक लोकेशन देगा? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी जल्दी बताइए। सबका रेस्पॉन्स चाहिए, या तो यस जवाब दीजिए या नो जवाब दीजिए, और अगर नो दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए किस पॉइंट में डाउट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, अगर मैं सब रिपीट करने लगूंगा तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में डाउट है तो मुझे बताइए। कोई डाउट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 लाइव में 8 का रेस्पॉन्स आ रहा है बस, बाकी 2/3 पॉपुलेशन क्या कर रही है? चलो जी, तो इतना तो सर समझ में आ गया कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन हमें यूनिक लोकेशन दे देता है। अब लेकिन सर ये तो रेक्टेंगुलर प्लेन था तो चलो काम बन गया, अर्थ में इस चीज को कैसे सेट करोगे?
अर्थ में तो सर सेट करना मुश्किल है, क्योंकि सर अर्थ तो गोल है, अर्थ तो रेक्टेंगल नहीं है। तो भैया अर्थ के लिए कुछ अलग तरीके बनाने पड़ेंगे। अर्थ में हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना बना के हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना के हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो। इस तरह से ये ऊपर से वर्टिकल लाइंस बना लो। मतलब ऐसे समझ लो ये एक बॉल है, इसमें आप इस तरह से उसमें धागा बांध दो, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। तो ये क्या दे देंगे सर आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ भी वही सीन बन जाएगा कि सर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल का इंटरसेक्शन आपको क्या दे रहा है, एक यूनिक लोकेशन दे रहा है। लेकिन सर कोई तरीका तो होगा ना, कोई सर तरीका तो होगा ना इस तरह से हॉरिजॉन्टल और इस तरह से वर्टिकल बनाने का। यस और नो, बताइए सर, कोई तो तरीका होगा। बिल्कुल है सर, अब हम उस तरीके की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैटिट्यूड कैसे बनाया गया, ठीक है। तो लैटिट्यूड कैसे बनाया गया उसको समझ लेते हैं। चलो जी, तो लैटिट्यूड कैसे बनाया गया उसके लिए आप क्या करो, जो अर्थ है उसको वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दो पिक्चर में, ठीक है। ये नहीं कि अर्थ को काटने पहुंच जाओ आप ड्रिल मशीन लेके। अर्थ को दो पार्ट में डायग्राम में डिवाइड कर दो, कुछ इस तरह से, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। डू वन थिंग, सेंटर से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचो, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, और उसका एंगल रख दो 0 डिग्री, और ये हो जाएगी आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है। सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची 0 डिग्री, और ये क्या हो गई सर आपकी रेफरेंस लाइन। यहां से एंगल बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक लाइन है, आपने यहां से कुछ एंगल पे एक लाइन बनाई, मान लो 15 डिग्री पे एक लाइन बनाई। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे ये 0 डिग्री था तो इसके अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये कुछ इस तरह से आपकी ऐसे ऐसे होते होते ये पूरी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया। इसी तरह से ये 15 डिग्री एंगल यूज करके एक आपने लाइन ड्रॉ करी, तो ये कुछ यहां तक आते आते ये ऐसी एक लाइन हो गई। फिर इसी तरह से मान लो एंगल आपने कर दिया 30 डिग्री, तो उस पर आपको एक लाइन मिल गई ये वाली, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते आप 75 डिग्री पे आ गए, तो 75 डिग्री के तहत आपको ये एक लाइन मिल गई। लेकिन जब आप 90 डिग्री पे पहुंचोगे तो आपको लाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा इस तरह से। 90 डिग्री पे आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, यानी हर एक एंगल पे आप एक लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो। और ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और ये जो एंगल है 15 डिग्री 30 डिग्री जितने पे आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये कहलाती, सॉरी, ये लाइन कहलाएंगे लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस। और ये जो एंगल आप ड्रॉ कर रहे हो 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये एंगल कहलाता है आपका लैटिट्यूड। अब 90 के अगर आप बियॉन्ड जाओ तो आप नोटिस करोगे, जैसे 90 के बियॉन्ड आप गए, इतना एंगल लिया, तो अब आप नोटिस करोगे लाइन रिपीट होने लगेगी, ठीक है। फिर और एंगल बढ़ाओ तो अब आप नोटिस करोगे लाइंस रिपीट हो रही हैं। जैसे इस पर अगर ड्रॉ करने जाओगे तो सेम लाइन मिलेगी। तो यानी आप अगर एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन बनाओ जिसे इक्वेटर कह रहे हैं, उससे अगर आप एंगल बढ़ाओ तो मैक्सिमम एंगल आप कितना बढ़ा सकते हो, 90 डिग्री। उसके बियॉन्ड अगर आप एंगल बढ़ाओगे
फिर लाइंस रिपीट होने लगती है। तो यानी अगर आप ऊपर बढ़े, ऊपर बोले तो नॉर्थ, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 90 डिग्री। इसी तरह से आप इस रेफरेंस लाइन के नीचे जाओ तो नीचे क्या है सर, साउथ। तो साउथ में भी आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 90 डिग्री। तो आपकी जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्या मैं कह सकता हूँ कि 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकती हैं 0 डिग्री से, या फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक जा सकती है। इसके बियॉन्ड वो लाइन नहीं जा सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? बाकी अगर टर्म में दिक्कत हो कि लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा, तो समझ लेना लेटिट्यूडनल मतलब लेटे हुए हैं, लेटे हुए, ये है लेटे हुए, ठीक है, ये कहलाएंगे लैटिट्यूडनल लाइंस। तो देयर इज ए कंसेप्ट कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नॉर्थ में और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ में आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है, देखो क्लास कंप्लीट होने के बाद जिस लिंक से आपने क्लास ज्वाइन की है वो लिंक एक्टिव रहेगी, इससे आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इन केस अगर आप लेट आए हो। बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लैटिट्यूड वाला जो कंसेप्ट है एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार हमें एक बार में नहीं समझ में आते हैं, ये थोड़े से जटिल कंसेप्ट है, ठीक है, जहरीले बातें हैं ये। तो इनको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी। तो क्या सर मैं कह सकता हूँ कि कल मेरे से कोई बोल दे, मेरा फ्रेंड, कि भाई मैं तो 93 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़ा हूँ, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है, यस और नो बताइए। अगर मैं कल किसी से कह दूं कि भैया 93 डिग्री नॉर्थ पे मैं खड़ा हूं, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यस और नो? नो सर, बिल्कुल नो, अ बिग नो। तो सर हमें इतना तो समझ में आ गया कि अपना जो लैटिट्यूड है, ठीक है, अपना जो लैटिट्यूड है इस इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और 90 डिग्री साउथ तक जाता है। तो सर कितने लैटिट्यूडनल लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, हर एंगल पे, जैसे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने भी बना सकते हो। 1.1 डिग्री का भी लैटिट्यूड बना सकते हो, 1.35 डिग्री नॉर्थ का भी लैटिट्यूड बना सकते हो। जितना आप एंगल बना दो उतने आपके लैटिट्यूडनल लाइंस मिल जाएंगे। बट ऐसा देखा गया है कि मान लो जैसे ये 0 डिग्री वाली लाइन है इक्वेटर, ठीक है, और ये मान लो 1 डिग्री वाली है, ये 2 डिग्री वाली है, ये 3 डिग्री वाली है। तो इफ यू फाइंड 1 डिग्री डिफरेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो सर क्या करोगे आप, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो दो लाइंस है, ठीक है, ये जो दो सर्कुलर लाइंस है ये क्या है, पैरेलल है। तो जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो ये लेंथ है लाइन की मैक्सिमम इक्वेटर पे होगी और मिनिमम पोल पे होगी। पोल पे तो फिर लाइन बचेगी भी नहीं, पॉइंट बचेगा, ठीक है। और इन लाइंस के बीच में हर एक डिग्री पे, हर एक 1 डिग्री डिफरेंस पे जो डिफरेंस होगा दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच, वो होगा 111 किलोमीटर, ठीक है, कितना होगा, 111 किलोमीटर। हर डिग्री पे कितने लेंथ का डिफरेंस होगा सर,
111 किलोमीटर। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आई होप ये लैटिट्यूड वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके मैं नाम बताना चाहूंगा। एक तो 0 डिग्री पे आप जानते हो इक्वेटर मिलेगा। फिर इसी तरह से एक 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक आपको लाइन मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह से 68.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड मिलेगा, आर्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री नॉर्थ पे तो आपका नॉर्थ पोल है। इसी तरह से नीचे आ जाओ तो 23.5 डिग्री साउथ पे मिलेगा आपको एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री साउथ पे आपको मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। और 90 डिग्री साउथ पे मिलेगा आपको एक साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके नाम और उनके डिग्रीज आपको पता होने चाहिए। पर्पस आपको आगे और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो ये वो पॉइंट है जहां पर सनलाइट मैक्सिमम फॉल कर सकती है, ओवरहेड। ठीक है, इसके बाद सनलाइट अगर फॉल करेगी तो इंक्लाइंड फॉल करेगी। अगर ओवरहेड फॉल करेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, अगर इंक्लाइन होके सनलाइट पहुंचेगी तो गर्मी कम होगी। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम हीट आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मिलती है। तो ये वो रीजन है जहां पर सनलाइट मैक्सिमम 90 डिग्री तक पहुंच सकती है, मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो सनलाइट तो मिलेगी, लेकिन वो सनलाइट कैसी होगी, ऑब्लिक पहुंचेगी। तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। इम्पैक्ट कम होगा सनलाइट का, तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ सनलाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वो है आपका ये ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन। यस और नो, इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? ऑलराइट सर। कोई डाउट होने से बताइए। अच्छा, अब आपके एग्जाम्स में एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेते हैं, कंट्रीज पासिंग थ्रू इक्वेटर। कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी वैसे पूछते नहीं हैं, बट मैंने आपके नोट्स में मेंशन कर दिए कि कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करती हैं। तो स्टूडेंट्स जिद करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। बाकी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, याद बस इक्वेटर वाला रखो। इक्वेटर वाला याद रखो कि कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर से पास करती हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है सर, बस कि इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसमें आप देखो, ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं फिर कल से क्लास लेता हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरे को सफोकेशन फील हो रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो मैं उतना कंसंट्रेशन से आपको पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। तो आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आज जल्दी आपको छोड़ रहा हूँ। आने वाले दिनों में हम क्लासेस एक्सटेंड करके आपको कवर अप करवा देंगे, ठीक है?
तो इसके आगे फिर आई एम वेरी सॉरी, मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है जी। तो इसके ये वाला जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ये आपका इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ इसका जो भी आपका पीडीएफ है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नोट पीडीएफ हो जाएगा, तो उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्स टॉपिक हमने पढ़ा है 1 2 3 तीन लेक्चर, उन 3 लेक्चर्स का आप क्या कर लीजिए, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है, वो ऐप में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तो काफ़ी मुझे वैसे बुरा लग रहा है, जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, बट आई थिंक कंसंट्रेशन से ना पढ़ा पाऊँ तो उससे बेटर है ऑफ ही कर दूँ। कल के लिए सर आपका टाइम वही रहेगा आपका, आज मैंने शिफ्ट कर दिया था, कुछ अर्जेंसी थी हम लोगों की, ठीक है। तो कल के लिए आपका टाइम वही रहेगा 8:30 AM। अब यही आपका भी जनरल टाइम रहेगा, ठीक है, तो इस पर आप क्लास ले लीजिएगा। कल इस टाइम पे वापस से मिलेंगे, ठीक है सर। चलिए सर, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।